नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आए हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं मापक औजार। तो हेडिंग डाल लीजिए, मापक औजार। इसको बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापक औजार, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा रेखीय माप। रेखीय माप या रेखीय मापन, ठीक है। तो रेखीय मापन को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट। मेजरमेंट्स, ठीक है। जो सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा कोणीय मापन। कोणीय मापन, बराबर ध्यान दीजिएगा जिससे आप लोग इसको याद कर पाएं और समझ पाएं। कोणीय मापन होता है एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे और कंप्लीट पढ़ेंगे। सटीक नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज। थर्ड हो जाएगा सतह मापन। सतह मापन, इसको बोलते हैं सरफेस मेजरमेंट। सरफेस मेजरमेंट्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मापक औजार में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है वो 3 प्रकार से होते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? रेखीय मापन, जो बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट। फिर सेकंड हो जाएगा कोणीय मापन, जिसको बोलते हैं एंगुलर मेजरमेंट। फिर थर्ड हो जाएगा सतह मापन, जिसको बोलते हैं सरफेस मेजरमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेखीय मापन के अंतर्गत कितने औजार आते हैं, कोणीय मापन के अंतर्गत कितने औजार आते हैं और सतह मापन के अंतर्गत कितने औजार आते हैं। ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रेखीय मापन। तो रेखीय मापन में देखते हैं कितने औजार आते हैं। तो रेखीय मापन जो होता है, रेखीय मापन इसको बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट। तो इसके अंतर्गत 2 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन प्रिसीजन और एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर एक कॉलम बना लेते हैं हम। पहले यहां लिखते हैं नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। और दूसरा कॉलम बना लेते हैं, यहीं से कॉलम खींच लेते हैं, यहां पर लिखते हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को मालूम हो जाए प्रिसीजन कौन सा है और नॉन प्रिसीजन कौन सा है, ठीक है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, ये आप देख रहे होंगे तो 2 कॉलम बन चुके हैं, ठीक है। इसको ऊपर से बॉक्स में ग्रुप दे देते हैं जिससे कि मालूम चले ये कॉलम किसके किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हम जो कॉलम बनाए हैं 2 कॉलम, इसी कॉलम में लिखते हैं फर्स्ट और सेकंड क्रमवार लिख देंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर बोलते हैं जिसको, ये लिख देते हैं, ठीक है। तो सीरियल नंबर हमने जैसे फर्स्ट लिख दिया। फर्स्ट में क्या हो जाएगा? फर्स्ट में यहां पर आपको फर्स्ट में लिखना है स्टील रूल। इंग्लिश में लिख लीजिए स्टील रूल, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हैं
स्टील रूल। तो इतना दिख रहा है आपको, चलिए ठीक। तो स्टील रूल हो गया, जो कि ये नॉन प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट आता है। सेकंड हो जाएगा आपका डिवाइडर्स। डिवाइडर ये भी नॉन प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट है। फिर थर्ड हो जाएगा कैलिपर्स। कैलिपर, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर हो जाएगा टेलीस्कोपिक गेज। क्या हो जाएगा? टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज। उसके बाद आ जाएगा डेप्थ गेज। फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा? डेप्थ गेज। दिख रहा है आप लोग को? चलिए ठीक है। तो डेप्थ गेज हो गया, स्टील रूल, डिवाइडर, कैलिपर, टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज को हिंदी में लिख सकते हैं टेलीस्कोपिक गेज। डेप्थ गेज, डेप्थ गेज मतलब क्या होता है? गहराई मापने के लिए होता है, इसका प्रयोग करते हैं डेप्थ गेज का। तो इसके सामने लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा प्रिसीजन में माइक्रोमीटर। फर्स्ट हो जाएगा माइक्रोमीटर। सेकंड हो जाएगा वर्नियर कैलिपर। क्या हो जाएगा? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स हो गया, माइक्रोमीटर हो गया। फिर आ जाएगा वर्नियर हाइट गेज। क्या आ जाएगा? वर्नियर हाइट गेज। हाइट गेज, ठीक है। वर्नियर हाइट गेज हो गया। उसके बाद बात करेंगे, जो नेक्स्ट आएगा वो हो जाएगा आपका स्लिप गेज। स्लिप गेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत। स्लिप गेज, ठीक है। जो उसके बाद आ जाएगा माइक्रोमीटर्स, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज और आ जाएगा स्लिप गेज। स्लिप गेज के बाद जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा मेजरिंग सरफेस। मेजरिंग सरफेस क्या होता है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करेंगे, जो मेजरिंग सरफेस होता है, ये जैसे CMM RMM आपने देखा होगा, मशीनें होती हैं, वो सरफेस को मेजर करती हैं, ठीक है। तो वहां पर हम मेजरिंग सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। तो लिख लीजिए नेक्स्ट, मेजरिंग सरफेस। मेजरिंग सरफेस, ठीक है। तो जो इतनी बात बताया मैंने कि नॉन प्रिसीजन, प्रिसीजन, तो उसमें क्या होता है? नॉन प्रिसीजन में स्टील रूल, डिवाइडर, कैलिपर, टेलीस्कोपिक, डेप्थ गेज, जैसे कि आपने इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, इसका भी नाम बताया है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा आपका माइक्रोमीटर, सेकंड वर्नियर कैलिपर, थर्ड हो जाएगा वर्नियर हाइट गेज और फोर्थ हो जाएगा स्लिप गेज, फिफ्थ हो जाएगा मेजरिंग सरफेस। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप नोट्स कर लीजिए, नोट्स बनाते चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। तो इसको नोट्स बना लें और इसको बराबर रिवाइज करते रहें, जिससे कि आपके माइंड में सेट हो पाए। नेक्स्ट है सेकंड, कोणीय मापन। कोणीय मापन क्या होता है? कोणीय मापन अभी बताया है मैंने आपको, एंगुलर मेजरमेंट। कोणीय मापन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते चलना है, दोनों में रिवाइज करना है, जिससे कि एग्जाम में कोई कभी कभी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, जो कि इंग्लिश में तो राइट होते हैं लेकिन हिंदी में वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो हमें क्या होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो हम लोग गलत आंसर दे देते हैं। तो आपको गलत आंसर नहीं देना है, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आप पढ़ें, लेकिन आप करेक्ट आंसर देना है आपको, ठीक है, जिससे कि आपको अंक पूरे मिल सकें, उसमें माइनस अंक ना हो, तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, ठीक है। तो कोणीय मापन, कोणीय मापन होता है एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट, इसमें भी प्रिसीजन और नॉन प्रिसीजन
दो प्रकार से होते हैं। तो इसमें भी कॉलम बना लीजिए, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। कॉलम उतना सटीक नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अच्छा से बन जाए। ठीक, ये इसमें क्रम के लिए रख देंगे और इसमें भी इस बार क्रम बना दे रहे हैं, सीरियल नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। तो कोणीय मापन भी नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी, दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हम लोग को पढ़ने में आसानी होती है। कभी भी क्वेश्चन पूछता भी है कि कौन सा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, तो 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें से 3 तो नॉन प्रिसीजन होंगे, 1 प्रिसीजन होगा। तो आपको वहाँ पर जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होगा उसको बता दे रहा हूँ मैं कि नॉन प्रिसीजन कौन है, प्रिसीजन कौन है। फिर आपको याद रहेगा, ये सैनडी आप देखे रहोगे, तो आपको बिल्कुल 10 सेकंड लगेगा आपको आंसर देने में, और बिल्कुल तो आप 10 सेकंड में आंसर देते हो तो कई क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हो आप। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए इसमें फर्स्ट आपने देखा है प्रोटेक्टर्स। क्या होता है? प्रोटेक्टर्स, जिसे क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर्स को चांदा बोलते हैं, जैसे चांदा। ठीक है, प्रोटेक्टर्स हो गया। ये क्या है? ये नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद बात करेंगे बेबल प्रोटेक्टर्स। सेकेंड, बेबल मतलब कोणीय चांदा होता है ये, बेबल प्रोटेक्टर्स। ठीक है, ये हो गया नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में। फिर इसके बाद बात करेंगे, जो नेक्स्ट आएगा वो हो जाएगा आपका इंजीनियर स्क्वायर, जो कि बोलते हैं उसको ट्राई स्क्वायर। क्या बोलते हैं? या तो ट्राई स्क्वायर बोल सकते हैं या इंजीनियर स्क्वायर बोल सकते हैं। इसका 2 नाम से जानते हैं हम लोग, तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं इंजीनियर स्क्वायर। ठीक है, इंजीनियर स्क्वायर, जिसको आप ट्राई स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर आ जाएगा कॉम्बिनेशन सेट, जो कि वो भी नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, कॉम्बिनेशन सेट। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें लिखते हैं फर्स्ट, इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट जो वर्नियर होता है बेवल प्रोटेक्टर्स। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर्स किसमें आता है? तो फ्रेंड्स, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर्स इसमें आ जाएगा आपका प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में, और नॉन प्रिसीजन में आ जाएगा प्रोटेक्टर्स और बेवल प्रोटेक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिख लीजिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर्स। क्या होता है? हो जाता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर्स। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा? डिवाइडिंग हेड। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिवाइडिंग हेड, जो कि ये भी आता है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंदर, डिवाइडिंग हेड। ये इंपॉर्टेंट है, सब नोट कर चलने बराबर। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आ जाएगा वो आपका साइन बार आ जाएगा। साइन बार भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, तो इसको नोट कर लें। साइन बार आपने देखा होगा कि साइन बार का यूज हम कहां पर करते हैं? ठीक है, तो कोणीय मापन में करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है साइन बार से, साइन बार। ठीक है, ये साइन बार हम यूज कहां करते हैं? तो हम कोणीय मापन में करते हैं, जहां पर हम प्रिसीजन मापन मेजरमेंट लेना होता है, वहां पर हम साइन बार का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एंगल प्लेट, जो होता है एंगल गेज होता है। ठीक है, एंगल प्लेट आपने देखा होगा, वो किस पे आता है? वो यूज करते हैं हम मार्किंग वगैरह में, लेकिन एंगल गेज जो होता है वो यूज करते हैं हम कोणीय मापन में। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, ये एंगल गेज है, वो एंगल प्लेट है। ठीक है, फोर्थ नंबर लिख लें, एंगल गेज। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? 1 सेकंड। कितनी होती है? 1 सेकंड जी। तो जो एंगल गेज होता है ये कोणीय मापन में आता है, काफी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, फिर बात करेंगे
5 नंबर स्पिरिट लेवल, ये भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। क्या आ जाएगा? स्पिरिट लेवल। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? स्पिरिट लेवल का क्या करते हैं? जहां पर समतल सतह का हमें मापन करना होता है, हम वहां पर यूज करते हैं स्पिरिट लेवल का, जहां पर कोणीय मापन होता है, हमें किसी कोण पार्टिकुलर करना है, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। तो स्पिरिट लेवल का प्रयोग कर लेते हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत, जो कि आपको बता दिया गया है। कोणीय मापन में जो एंगुलर मेजरमेंट में आता है वो मैंने बता दिया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप नोट्स बना पाएं और नेक्स्ट टाइम जब भी ये क्वेश्चन आपको मिले तो आप इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर दें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सतह मापन। क्या हो जाएगा? सतह मापन। सतह मापन को बोलते हैं सरफेस मेजरमेंट्स। क्या बोलते हैं? सरफेस मेजरमेंट। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताया करें कि वीडियो में कहाँ पर आपको कमी नजर आई या क्या बात आपको अच्छी लगी, ज़्यादा अच्छी लगी। तो आपको जो भी कन्फ्यूजन नजर आए या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं या अपने सुझाव भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आपका वेलकम है। और फिर बात करें जो इसमें सतह मापन में आता है, इसके अंतर्गत जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट है आपका स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज आपने देखा होगा। स्ट्रेट एज का प्रयोग क्या करते हैं? समतलता चेक करने के लिए करते हैं। वो सतह पर क्या करते हैं? स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज आपने नाम सुना होगा, स्ट्रेट एज, ठीक है। फिर सेकंड हो जाएगा सरफेस टेबल। क्या होता है? सरफेस टेबल आपने देखा होगा। सरफेस टेबल पे क्या यूज करते हैं हम लोग? सतह वहां पे भी मेजरमेंट करने में करते हैं, फ्लैट सतह पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सरफेस टेबल। सरफेस टेबल, ठीक है। फिर थर्ड नंबर आ जाएगा आपका। थर्ड नंबर आ जाएगा ऑप्टिकल फ्लैट। ऑप्टिकल फ्लैट का भी हम जो लोग प्रयोग करते हैं वो सतह के मापन में करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फ्लैट। जैसा कि मैंने बोला है आपको, सटीक नॉलेज और कंप्लीट नॉलेज के बेस पे हम लोग वर्क करेंगे। भले थोड़ा लेट हो सकता है, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन नॉलेज कंप्लीट मिलेगा। कंप्लीट नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट टाइम कंपटीशन के दौर में यदि आप कंप्लीट नॉलेज नहीं लेते हैं तो कोई दूसरा बाजी मार ले जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, बाजी हमें मारना है। और क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं तो बाजी कोई और मारे, ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसीलिए क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जब मेहनत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात बाजी हमें ही मारनी है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फ्लैट हो जाएगा। उसके बाद बात करें नेक्स्ट फोर्थ नंबर प्रोफाइलोमीटर। क्या हो जाएगा? प्रोफाइलोमीटर, ठीक है। ये फोर्थ नंबर हो गया। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर आएगा, फिफ्थ नंबर लिख लीजिए। फिफ्थ नंबर आपका हो जाएगा सरफेस गेज। क्या होता है? हो जाएगा सरफेस गेज। क्या होता है? वो भी सरफेस गेज क्या मार्किंग का प्रयोग करते हैं सतह पर, ठीक है। तो सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं कहाँ पे? सरफेस गेज। इसको बोलते हैं मार्किंग ब्लॉक भी बोलते हैं। सरफेस गेज को मार्किंग ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बताएगा यूज ऑफ लेजर। लेजर क्या होता है? लेजर का प्रयोग आपने जानते होंगे। लेजर का प्रयोग नहीं जानते तो उसके बारे में बताएंगे हम। यूज ऑफ लेजर। आप पॉइंट 32 से जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। और कंप्लीट नॉलेज देने के लिए हम सारी चीज बताएंगे जो आपको बता रहा हूं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्या पढ़े? लीनियर मेजरमेंट, रेखीय माप। उसमें प्रिसीजन, नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग बात करें तो हम लोगों ने कोणीय मेजरमेंट के बारे में जाना, जो कि कोणीय मेजरमेंट के अंतर्गत जो भी इंस्ट्रूमेंट आते थे उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आदि प्रकार से, ठीक है। फिर हमने सतह मापन जो होता है सरफेस मेजरमेंट में, उसके अंतर्गत जो भी इंस्ट्रूमेंट आए उसके बारे में मैंने
देखा, जाना, समझा, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। सिर्फ उसका नाम पढ़ा है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, लेकिन इसका डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट था वो था रेखीय मेजरमेंट। उसके अंतर्गत जो फर्स्ट था हमारा वो नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। तो नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों ने फर्स्ट जाना था स्टील रूल के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए स्टील रूल। हेडिंग डाल लें स्टील रूल। ठीक है, स्टील रूल क्या होता है, इसको हिंदी लिखना चाहे तो हिंदी में लिख लें। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी में लिखेंगे स्टील रूल, हम लोग दोनों में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टील रूल। स्टील रूल क्या होता है, ये भी लीनियर मेजरमेंट का एक प्रकार है जो कि आता है नॉन प्रिसीजन के अंतर्गत। जो इसका लीस्ट काउंट होता है वो 0.5 mm होता है। लेकिन हम लोग सबसे पहले स्टील रूल के बारे में जान लेते हैं। स्टील रूल हल क्या है। तो स्टील रूल है ये, यह एक डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, इसको बोल सकते हैं आप डायरेक्ट रीडिंग लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो लिख लीजिए ये एक डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, या आप लिख सकते हो डायरेक्ट रीडिंग लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट रीडिंग लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। ये डायरेक्ट रीडिंग लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, ये एक डायरेक्ट रीडिंग लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मतलब क्या है, डायरेक्ट मतलब सीधी माप लेता है, ठीक है, लीनियर मतलब रेखीय माप लेता है, और ये औजार है, कौन सा औजार है, एक डायरेक्ट लीनियर मतलब रेखीय माप लेने वाला क्या है, औजार है। ठीक है, तो स्टील रूल जो इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जान लीजिए, लिख लीजिए इसके डायमेंशन को बोलते हैं हिंदी में बीमा। क्या बोलते हैं, बीमा। डायमेंशन तब होता है बीमा। ठीक है, तो इसके डायमेंशन पर कोई टॉलरेंस नहीं दिया जाता है। लिख लीजिए इसके डायमेंशन पर, बीमा पर कोई टॉलरेंस नहीं दिया जाता है, कोई टॉलरेंस नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टील रूल में जो हमने पढ़ा डेफिनेशन में, यह एक डायरेक्ट रीडिंग लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, उसके बाद पढ़ा हमने इसके डायमेंशन जो होते हैं बीमा होते हैं, वो क्या होता है, उस पर कोई टॉलरेंस नहीं होता है। हेडिंग डाल लीजिए या ऐसे करके लिख लीजिए, थोड़ा डार्क कलर से, पेन से, ब्लैक पेन से लिख सकते हैं आप। लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल, तो जो स्टील रूल की कंस्ट्रक्शन होती है वो हम इसमें अंतर्गत लिखेंगे। क्या होता है, स्टील रूल ये स्टेनलेस स्टील अथवा स्प्रिंग स्टील से बनाए जाते हैं। तो इसमें लिख लीजिए स्टील रूल स्प्रिंग स्टील अथवा स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार वो एग्जाम में पूछा भी गया है, तो उस दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो इसके सरफेस होते हैं,
हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रेट एज के रूप में ग्राउंड कर देते हैं। सरफेस मतलब इसकी जो सरफेस सतह का जो एज होता है, देख लीजिए इसके एज मतलब होता है किनारा, इसके किनारों को स्ट्रेट एज के रूप में ग्राउंड कर दिया जाता है। मतलब इतना स्मूथ हो जाता है, इसका जो किनारे होते हैं इससे बर वगैरह नहीं रहते, ना ही कटने पिटने का कोई चांसेस रहता है। आपने स्टील रूल यूज किया होगा तो उसमें देखा होगा बहुत स्मूथ रहता है, चिकना रहता है, ठीक है। और लिख लीजिए, नीचे दिखाई दे रहा होगा, चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं, थोड़ा इसके ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, इसी में इसके सतह को इसके मतलब होता है, आप स्टील रूल की बात हो रही है, ठीक है। रिलेट करते चलना, जब तक रिलेट नहीं करोगे तब तक समझ नहीं पाओगे। इसके सतह को लिख लें, इसके सतह को क्या करते हैं हम लोग, क्रोम जो होता है स्टेन क्रोम से फिनिश कर देते हैं। देख लीजिए इसके सतह को स्टेन मतलब स्टेनलेस जो होता है, स्टेनलेस होता है, स्टेन क्रोम से क्रोमियम होता है, स्टेन क्रोम से फिनिश कर दिया जाता है या फिनिश किया जाता है, जिससे जंग नहीं लगता है। या आप देख सकते हो, इसके सतह को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेन क्रोम से फिनिश कर देते हैं। इसकी सतह को जंग से बचाने के लिए स्टेन क्रोम से फिनिश किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील रूल में हो गया। फिर इसके बाद लिखेंगे साइज ऑफ स्टील रूल। साइज ऑफ स्टील रूल लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ स्टील रूल, ठीक है। तो साइज जो होता है वो आपको पता है, स्टील रूल विभिन्न प्रकार की साइजों में जो लंबाई में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो लिख लें स्टील रूल, ध्यान देते चलें यहाँ पर, स्टील रूल विभिन्न प्रकार के लंबाई में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के लंबाई में, जैसे कि 150 mm, 150 mm और 300 mm, 600 mm, 1200 mm, 600 mm और 1200 mm, 1200 mm क्या होता है, 1200 mm के साइज में उपलब्ध होते हैं। लिख लीजिए 1200 mm में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। ये तो इसकी साइज हो गई। फिर बात करेंगे जो इंजीनियर स्टील रूल के जो ग्रेजुएशन होते हैं वो क्या होता है, वो 10 mm, 5 mm, 1 mm जो बोलते हैं इसको, 1 mm, फिर 0.5 mm। तो लिख लीजिए, इसके नीचे लिख दे रहा हूं, इसके ग्रेजुएशन क्या होते हैं, 10 mm, 5 mm, 1 mm,
1 mm और 0.5 mm में उपलब्ध, या आप बोल सकते हो कि mm में होते हैं, ऐसा बोल सकते हो, mm में होते हैं। उपलब्ध होने की कोई बात नहीं रहेगा यहाँ पर, मतलब इतने में होता है 10 mm, 5 mm, 1 mm और 0.5 mm। ये स्टील रूल के ऊपर जो ग्रेजुएशन होता है वो अंकित होते हैं, निशान अंकित होते हैं, ठीक है। इसको निशान बोलते हैं। आपने निशान देखा होगा, 10 mm का एक निशान होगा, एक 5 mm का एक निशान होगा, एक 1 mm का निशान होगा, एक 0.5 mm का निशान होगा। जो कि सबसे कम क्या होता है, ये मापक वो है, ग्रेजुएशन है 0.5 mm। 1 mm जो होता है, एक डिवीजन का मान जो होता है, डिवीजन बोलते हैं इसको। तो एक डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, 0.5 mm के बराबर होता है। किस पर, जो स्टील रूल पर होता है। स्टील रूल पर जो होता है नहीं, इस प्रकार से ऐसे। फर्स्ट आपने देखा होगा यहाँ 0 ही रहता है, उसके बाद 1 2 3, ठीक है, फिर 4, जब 5वां होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा ऐसे, फिर ऐसे 5 6 होगा या 7 हो जाएगा, 8 9 10वां भी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख जाएगा 1, ऐसे लिख जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, यहाँ पर 2, ठीक। तो इस प्रकार जो होती है वो डिवीजन जो है बने होते हैं स्टील रूल की सरफेस पर। आप लोग जानते ही होंगे इसको, सब लोग जानते हैं। फिर बात करेंगे जो होता है इसकी जो एक्यूरेसी होती है, रीडिंग एक्यूरेसी, वो होती है 0.5 mm। तो आप लोग लिख लें इसकी रीडिंग एक्यूरेसी, मतलब इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट, लिख लीजिए। इसकी रीडिंग एक्यूरेसी, इसकी रीडिंग एक्यूरेसी 0.5 mm होता है। 0.5 mm होता है। रीडिंग एक्यूरेसी क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट बोलते हैं। लीस्ट काउंट मतलब कहाँ लिखा होता है, जिसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, लीस्ट काउंट, COUNT, काउंट। ये क्या होता है, लीस्ट काउंट मतलब होता है मिनिमम मेजरमेंट, ठीक है। लीस्ट काउंट मतलब होता है मिनिमम मेजरमेंट, कम से कम जो माप लेता है, कोई यंत्र लेता है, उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, रीडिंग एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक है। तो बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। लीस्ट काउंट, रीडिंग एक्यूरेसी या मिनिमम मेजरमेंट, 3 बातें एक जैसी हैं। इसे रीडिंग एक्यूरेसी, लीस्ट काउंट और मिनिमम मेजरमेंट। मिनिमम मेजरमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट का अगर मिनिमम मेजरमेंट पूछ रहा है ना, तो मतलब वहां पर भी लीस्ट काउंट की बात कर रहा है, जो कि आप लोग तुरंत आंसर दे दोगे, इतना तो जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान नहीं देंगे तो अच्छा स्कोर कैसे गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे मेजरिंग विद स्टील रूल। तो मेजरिंग विद स्टील रूल मतलब स्टील रूल के साथ जब मेजरमेंट लेते हैं तो किस प्रकार से लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग पढ़ते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए मेजरिंग विद स्टील रूल, मेजरिंग विद स्टील रूल, ठीक। तो स्टील रूल के साथ जब मापन लेते हैं वो किस प्रकार से लेते हैं, तो आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ट्राई स्क्वायर के साथ क्या करते हैं, स्टील रूल को यूज करते हैं। ट्राई स्क्वायर के साथ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सटीक और करेक्ट आता है। क्योंकि क्या होता है, जब सतह क्या बोलते हैं, त्रुटि, उसको समतल त्रुटि, समतलता जो त्रुटि होता है, समतल त्रुटि होता है, जिसको समांतर त्रुटि बोलते हैं। पैरेलल एरर क्या बोलते हैं, पैरेलल एरर, ठीक है, एरर। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर त्रुटि। क्या बोलते हैं, समांतर त्रुटि, ठीक है। तो ये क्या होता है कि समांतर त्रुटि हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ट्राई स्क्वायर का। तो लिख लीजिए
स्टील रूल को ट्राई स्क्वायर के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है जिससे वर्टिकल रीडिंग प्राप्त करते हैं, वर्टिकल रीडिंग मतलब क्या होता है? वर्टिकल रीड करते हैं, जिससे वर्टिकल रीडिंग प्राप्त करते हैं जो प्राप्त करते हैं वर्टिकल रीडिंग, जिससे क्या होता है? पैरेलल जो एरर होता है, जिसे बोलते हैं समांतर त्रुटि से बचने के लिए। ठीक है, इस रूल को ट्राई स्क्वायर के साथ क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यहां लिख सकते हो ट्राई स्क्वायर के साथ यहाँ के साथ लिख दीजिए। चलो ठीक है, लिख लेना। छोटी छोटी बातें याद रखा करें, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, कि नहीं लिखते हैं, वो बोल तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है मैं लिखता नहीं हूँ वो चीज़। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है बातों पर, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही सटीक बोल रहा हूँ और सही से ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या होता है? इस रूल को प्रयोग जो करते हैं वो ट्राई स्क्वायर के साथ करते हैं। इसलिए करते हैं कि ट्राई स्क्वायर के साथ हम वर्टिकल रूप से प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, ये ट्राई स्क्वायर है, तो अगर ये कोई जॉब है, ठीक है, ये कोई जॉब है, इसका अगर हमें मेजरमेंट लेना है, ठीक है, तो स्टील रूल का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? इसके साथ करते हैं, ऐसे। ठीक है, इसके साथ करते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम क्या होता है, हमें मेजरमेंट मिल सकता है इस प्रकार से। अगर यहाँ तक अंदर तक आता रहेगा तो हमें यहाँ से अगर यूज करेंगे, ऐसे यूज कर लेंगे, तब क्या होगा? हमें जो वर्टिकल रीड करेगा तो वो समांतर त्रुटि से बचाएगा। ठीक है, कभी कोई पूछता है कि समांतर त्रुटि से बचने के लिए स्टील रूल का किस प्रकार प्रयोग करते हैं, तो वहां पर ट्राई स्क्वायर के साथ प्रयोग करते हैं। इतनी बात इंपॉर्टेंट है, इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसी में क्या होता है। फिर इसके जो ग्रेजुएशन होती है, वो ग्रेजुएशन क्या होती है? इसकी जो ग्रेजुएशन होती है उसकी थिकनेस पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो लिख लीजिए इसके ग्रेजुएशन की मोटाई 0.12 से 0.18 mm तक होती है। देखो mm लिखना जरूरी है। अगर यहाँ पर 0.12 से 0.18 लिख दें तब वो हमारी क्या हो जाएगी, जो यहाँ पर यूनिट दी जाएगी वो यूनिट सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। करेक्ट यूनिट तब बनती है, आप लोग कभी कभी क्या करते हो, गलती कर देते हो, तो सबसे लगभग गलती हो जाती है, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, लोग छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते ना, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर एक गलती नहीं करनी है। 0.12 से 0.18 mm, ठीक है, जिसमें 18 mm जो ऑप्शन में दिया गया है mm इतना, वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उसे ही आपको टिक करना है। ठीक है, उसे ही चॉइस करें जिसमें mm दिया हो, जिसमें पार्टिकुलर यूनिट दी हो, तब आप उसको करेक्ट मानेंगे, अन्यथा वो करेक्ट नहीं है। 4 ऑप्शन देते हैं, एक में तो यूनिट दी जाएगी और 3 ऑप्शन में हो सकता है कि 2 में यूनिट दे दी जाए, लेकिन वहां पर 0.12 जो मान है, वो मान जो होता है वो अलग अलग रख दिया जाए। तो आपको मान भी सेम होनी चाहिए और यूनिट भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तब वो आंसर सटीक माना जाएगा। फिर बात करेंगे समांतर त्रुटि से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, ये आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टील रूल। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्टील रूल, टाइप्स ऑफ स्टील रूल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में
पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, टाइप्स ऑफ स्टीरियो के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टीरियो का टाइप्स, ठीक है, किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके टाइप्स के बारे में मैं पूरा क्लियर बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इसको लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे कि हम लोग को एक ऊर्जा मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छा सा वीडियो लाता रहूँगा, अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सके और आप लोग जो सपना संजोए हैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसको पूरा कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।